जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत, पहले तो जनसंख्या को अच्छा माना जाता था, तो सिद्धांत की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जनसंख्या को पहले तो अच्छा माना जाता था। क्यों अच्छा माना जाता तो बताओ कोई। हाँ, ये सब चीज़ें थी उस समय, चूँकि मशीनें तो थी नहीं, उस समय मशीनें थी नहीं, और हमारे पास बहुत सारे संसाधन ऐसे थे जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा था। दूसरा, छोटे छोटे राज्य थे, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो उनको भी सैनिक के रूप में जनसंख्या की ज़रूरत थी। और किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो घोड़ा गाड़ी इस टाइप का कुछ विशेष चीज़ें थी नहीं, तो उसमें भी जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती थी। कोई कंस्ट्रक्शन करना है उसमें भी जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती थी, मशीनीकरण था नहीं। तो इन सब कारणों से जनसंख्या पे रोक नहीं लगाया गया। और एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि कोई भी राज्य था, दूसरे राज्य पे अटैक करना है तो उसको भारी सैनिक की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा सैनिक चाहिए होते थे, और युद्ध चलते रहते थे, उसमें आधी जनसंख्या ऐसे ही चली जाती थी। और एक और बड़ा कारण यह था कि महामारी, अकाल, ये सब चीज़ें भी आती रहती, दैवीय आपदा, ये सब चीज़ें आती रहती थी। इस वजह से कोई जनसंख्या का सिद्धांत या जनसंख्या के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बल्कि कम करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सोचा क्या, बढ़ाने के बारे में सोचते थे। चाहे वणिकवादी अर्थशास्त्री हों या प्रकृतिवादी हों या उसके बाद के हों या उसके पहले के हों। शुरुआत कहाँ से हुई? माल्थस महोदय ने। माल्थस ने क्या किया? इन्होंने ही बताया कि जनसंख्या जो है वह क्या है, अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब किसी को खाने के लिए नहीं मिलेगा। उन्होंने एक बात कही थी कि जो बिना बुलाए आएगा उसे भूखे रहना पड़ेगा। ये एक लाइन उन्होंने कही थी कि प्रकृति ने सभी के लिए, प्रकृति ने कुछ गिने चुने लोगों के लिए थाली सजा करके रखी है, जो बिना बुलाए आएगा उसको भूखे रहना पड़ेगा। बिना बुलाए का मतलब यह जो अत्यधिक जनसंख्या हो जा रही है। ठीक है, तो हम इसी में पहले नंबर पे पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जीएस के रूप में पढ़ना है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही इनमें पढ़ी जाएंगी। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस ने 1798 में 1798 में अपना जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत दिया। माल्थस जो थे, इनके पिताजी के, उन्होंने बताया था कि जनसंख्या का बढ़ना देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसका इन्होंने अध्ययन किया और उसी पे रिसर्च किया और बताया कि हमेशा जनसंख्या का बढ़ना अच्छा नहीं है, बल्कि होता यह है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह गुणोत्तर दर से बढ़ती है, और खाद्यान्नों की जो वृद्धि दर है वो अंकगणितीय दर से बढ़ती है। अब गुणोत्तर दर और अंकगणितीय दर में क्या अंतर है ये बताया जाए। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके बढ़ना, ये क्या होती है? गुणोत्तर सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह गुणोत्तर दर से बढ़ती है। जनसंख्या
गुणोत्तर दर से बढ़ती है। जैसे अगर, और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जनसंख्या जो होती है हर 25 वर्ष में, प्रत्येक 25 वर्ष में अपने आप को दोगुना कर देती है। ठीक है, इन्होंने ऐसे करते हुए बताया कि यदि पहले साल जनसंख्या इतनी है तो हर 25 सालों में वह दुगना होती जाएगी। 1 है, 2, 4, फिर 8, 16, 32, 64, उसके बाद आगे क्या होगा? 128। मतलब उन्होंने कहा था कि लगभग 200 सालों में जनसंख्या 128 गुने बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर आज 1 है तो 128 हो जाएगी 200 सालों में। तो जनसंख्या 1 तो होगी नहीं, अगर 121 करोड़ है तब कितनी हो जाएगी? कुछ सोचा है इसके बारे में? क्या कहा था कि जनसंख्या गुणोत्तर दर से बढ़ती है, और जो खाद्यान्नों की वृद्धि दर है वो अंकगणितीय दर से बढ़ती है। खाद्यान्नों की वृद्धि दर अंकगणितीय विधि से अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ती है। जैसे इन्हीं 200 सालों में अब खाद्यान्न कैसे बढ़ेगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे करते हुए 8 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। 128 साल, 128 जैसे होगा, 8 हो जाएगा। 200 सालों में खाद्यान्न कितना गुना बढ़ा? 8 गुना बढ़ा। और जनसंख्या कितने गुना बढ़ गई? 128 गुना बढ़ गई। तो ये जो बीच का है, इसी को इन्होंने कहा है कि प्रकृति ने कुछ सीमित लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है। जो बिना बुलाए आएगा उसको भूखे रहना पड़ेगा। मतलब कहने का इन्होंने कहा है कि जनसंख्या गुणोत्तर दर से बढ़ती है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, 200 वर्षों में 128 गुना हो जाएगी। इन्होंने बताया है कि जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा जब ऐसी स्थिति आ जाएगी? खाद्यान्न की संकट की स्थिति आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसके 2 उपाय हो सकते हैं। एक तो कृत्रिम उपाय हो सकता है, लोग स्वयं जागरूक हों, आत्मसंयम रखें, देर से विवाह करें, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है कृत्रिम में। और नैसर्गिक नियंत्रण होगा, वो कैसा होगा? उसके लिए आपदाएं आएंगी, महामारी फैलेगी, ये सब होगा। उससे क्या होगा कि जनसंख्या फिर से अपने नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो नैसर्गिक नियंत्रण है वो बहुत दुखदाई होगा। क्या होगा? बहुत दुखदाई होगा। विकास का क्रम होता है वो धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं से होकर के जनसंख्या गुजरती है। कोई भी देश जब अविकसित है, जब वहाँ से विकास करना शुरू होता है तो एक क्रम होता है। पहले जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेज़ बढ़ेगी, फिर कम बढ़ेगी, फिर घटने लगेगी। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो भी एक जनसंख्या का नियम है। इन्होंने पहले शुरुआत की है जनसंख्या के नियम की। फिर उन्होंने 2 नियंत्रण की बात की है। जैसे अगर ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद क्या? भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। भूखमरी, कुपोषण, ये सब कंडीशंस आ जाएंगी।
उसके बाद से इन्होंने दो तरह के नियंत्रण की बात की है, एक नैसर्गिक नियंत्रण जो प्रकृति करती है, जैसे दैवीय आपदाएं, बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि। जो नैसर्गिक नियंत्रण है वो बहुत दुखदाई होता है। बाढ़ आ जाएगी तो कितने लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं चाहते तो लोगों को कृत्रिम नियंत्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कृत्रिम नियंत्रण। कृत्रिम नियंत्रण में क्या क्या कहा है इन्होंने? आत्मसंयम, आत्मसंयम, देर से विवाह, इत्यादि। इन्होंने सब ब्रह्मचर्य का पालन, इत्यादि। इन्होंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। किस पे ज़्यादा फोकस किया है? इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। किस पे? आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह करना, इस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया है कि कृत्रिम चीज़ों में जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां या इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसकी इन्होंने चर्चा नहीं की, बल्कि उसको इन्होंने खराब माना है। ठीक है, तो यह इसके बाद आने वाले अर्थशास्त्रियों और इनमें यही अंतर था। तो ये तो हो गया आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको इतना ही पढ़ना है। फिर आप आगे पढ़ते हैं